गुड मॉर्निंग क्लास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर की हम बात कर रहे थे और अब उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम देख रहे थे। क्वेश्चन में लिखता हूँ, उसके बाद उसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से कि सेमी सर्कुलर थिन कंडक्टिंग रिंग of radius capital R is moving with a velocity v in a magnetic field B. Find out the induced EMF across. Find out the induced EMF the terminals A and B. अब ए एंड बी टर्मिनल कौन से हैं यहाँ पे, ये आपको फिगर जो है दिया हुआ होगा, गिवन फिगर। मैग्नेटिक फील्ड हमको इस तरीके से दिया हुआ है, बी जो आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इसका डायरेक्शन वर्टिकली इनवर्ट डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। इसमें एक सेमी सर्कुलर रिंग जिसकी रेडियस आर है, कैपिटल आर दी हुई है। इसके लिए आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, इसके टर्मिनल्स ए और बी के बीच में कितना ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए हमें पता है कि VBL निकल के आता है। अब यहाँ पे VBL जो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल के आएगा, यहाँ पे L कौन सी वाली ली जाती है? L विल बी द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इट इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर यहाँ पे निकल के आएगी। इफेक्टिव लेंथ जो है सेमी सर्कुलर रिंग के लिए निकल के आएगी। इट विल बी, इसके इनिशियल और फाइनल जो टर्मिनल्स आपको दिए हुए हैं, जिन दो टर्मिनल्स के बीच में मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आप उन दोनों टर्मिनल्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर दीजिए। तो ये जो लेंथ यहाँ पे निकल के आती है, इट इज रिप्रेजेंटिंग इफेक्टिव लेंथ, दैट इज 2r। तो L की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आ जाएगी? 2r के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना दिया हुआ है? कैपिटल बी। और वेलोसिटी जो है ये हमें v दी गई है, इसको हम कितनी वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं? v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। इसका मतलब E इंड्यूस जो निकल के आएगा, इट विल बी v b 2r, दैट मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 2 VBR। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। डायरेक्शन की जहां तक बात करें कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन किस तरीके से होगा, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ को अगर मैं एक बैटरी की हेल्प से रिप्रेजेंट करूं, यहां पर बेस्ट इसका तरीका क्या हो सकता है रिप्रेजेंटेशन का, कि हम एक यहां पे बैटरी कंसिडर करें, उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किधर लिया जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल किधर लिया जाएगा। ये चीज डिसाइड करेगा कि अगर यहां पर करंट फ्लो होता तो किस डायरेक्शन में होता। अगर यहां पर सर्किट कंप्लीट होता तो इस प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे फ्लो करने लगता, और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल आप काम में ले सकते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल की अगर हम बात करें तो हमें ये पता है कि थंब होना चाहिए मोशन के डायरेक्शन में, और फोर फिंगर जो है ये होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो आप इस तरीके से थंब को रख दीजिए मोशन के डायरेक्शन में। थंब किधर हो रहा है? पॉजिटिव, जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में थंब है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी हम दे रहे हैं वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है, यानी कि थंब हमने रखा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इनवर्ट डायरेक्शन में अंदर की तरफ, तो फोर फिंगर मेरी रही अंदर की तरफ, और मिडिल फिंगर जो होगी वो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को बताती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन
ऑफ द कंडक्टर। फोर फिंगर की अगर हम बात करें, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर की अगर मैं बात करूं, इट विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये हमने यहां पे नोट किया है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। It is for finding direction of induced current. इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल काम में लिया जाएगा, विच विल बी लाइक दिस। इसको फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल को भी आप जो है नोट कर सकते हैं, क्योंकि फर्दर ये काम आ सकता है। नाउ डायरेक्शन इसके लिए हमें निकालना है, तो अगर ये सर्किट यहाँ पे कंप्लीट होता है तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, थंब लिया मैंने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, फोर फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मिडिल फिंगर जो होगी वो करंट के डायरेक्शन को बताएगी। दैट मीन्स करंट इसमें इस तरीके से फ्लो होगा। तो इसको आप यहां देखें तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ आना चाहिए, नेगेटिव टर्मिनल नीचे की तरफ आना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा हमें पता है कि करंट बाहर की तरफ निकलता है। तो इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, दिस विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसे ई से आप डिनोट कर दें, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर जो भी सर्किट का रहा होगा, इस सेमी सर्कुलर रिंग का जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस रहा होगा उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद में a conducting thing, circular ring of radius r is moving with velocity v in uniform magnetic field B। फिगर आपको दिया हुआ है एज शोन इन फिगर। फर्स्ट पार्ट जो आपको कैलकुलेट करना है, दिस इज मोशनल ईएमएफ जनरेटेड अक्रॉस डायमीटर ए बी एंड सी डी। generated across diameter AB and CD, और B पार्ट जो है इस क्वेश्चन का दिया हुआ इट इज EMF induced in the ring। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको दो पार्ट है हमें, तो डायग्राम क्या है पहले वो मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, देन हम फर्दर इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले तो एक मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसके लिए मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी हमें B के बराबर दी गई है। डायरेक्शन वर्टिकल इनवर्ट डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। यहाँ पे एक रिंग है जिसकी रेडियस आपको स्मॉल r दी गई है,
कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं ए बी डायमीटर के अलोंग मुझे निकालना है यहाँ पे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा डायमीटर ए बी के अलोंग। तो इसके लिए मैं इस रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। इस रिंग को जब आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ से दो पार्ट्स में हमें डिवाइड करना होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं ए पार्ट पर चल रहा हूं और ए पार्ट में भी मैं ए बी वाले डायमीटर के अलोंग पहले बात करूंगा। तो ए बी के लिए बात करने के लिए आप हाफ ऑफ द रिंग को कंसिडर करें तो आप देखेंगे जो जस्ट अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया ये ठीक उसी के इक्विवेलेंट क्वेश्चन अब बन चुका है। रेडियस हमें कितनी दे रखी है इसकी, स्मॉल आर के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कितना है, बी। रेडियस हमें यहां पे दी गई है स्मॉल आर, दैट मीन्स जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर निकल कर आएगी वो इफेक्टिव लेंथ आएगी हमारे पास में 2r के बराबर। ये और ये बेसिकली डायमीटर ही होगा क्योंकि रेडियस का डबल डायमीटर। और मैग्नेटिक फील्ड आपको भी दिया हुआ, वेलोसिटी जो है वो हमें भी दी गई है। दैट मीन्स यहां पर अगर आप इसको रिप्रेजेंट करें ईएमएफ यहाँ पे कितना जनरेट हुआ है, कितना इंड्यूस हुआ है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन सेम रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा जो पिछले केस में हम करके आए हैं। दिस विल बी ए एंड बी। ए बी के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल कर आएगा इट इज 2VBR। इसका भी जो डायरेक्शन हमने कैलकुलेट किया है वो डायरेक्शन हमने राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से निकाला है। CD के अक्रॉस हमें बात करूं कि जो डायमीटर है CD इसके अक्रॉस कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल कर आया होगा, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। काफ़ी सारे तरीके में से एक तरीका अगर हम देखें, सबसे पहले उसका प्रूफ भी हम देख लेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस CD के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो ये नीचे वाला जो सेमी सर्कल हमें मिलता है इसको फिर से मैं दो पार्ट से मिलके बना हुआ मान रहा हूँ। एक पार्ट ये हो जाएगा, इसको आपने हॉरिजेंटली दो सेक्शंस में डिवाइड किया है, दिस इज द सेक्शन CD। क्लियर है? यहाँ पे एक पॉइंट में E मान लेता हूँ। पहले आप इसका सॉल्यूशन अगर देखना चाहें तो मैं डायरेक्ट इसको बिना E पॉइंट की हेल्प के भी इसे अगर हम करें तो आप देखेंगे कि इफेक्टिव लेंथ हमें निकालनी होगी और यहाँ पे जो इसकी रेडियस है दैट इज R, तो इफेक्टिव लेंथ यहाँ पर कितनी निकल कर आएगी, R+R, दैट मीन्स 2R यहाँ पर इसकी इफेक्टिव लेंथ निकल कर आएगी। और अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए इट विल बी VBL होता है, तो V की जगह V होगा, B की जगह पर B होगा, L की जगह पे L, 2R आप लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर दिक्कत ये होगी कि जो मोशन आपने किया है वेलोसिटी जो है वो लेंथ के ही डायरेक्शन में निकल कर आ रही है, यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो जीरो होगा। तो जब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं हम देखते हैं कि वैल्यू हमें जीरो मिलती है। जीरो मिलने का रीजन भी है क्योंकि आप देखें कि अगर इसकी इफेक्टिव लेंथ की मैं बात करता हूं तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आप मिलाएं। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो ये जो पिंक कलर से लाइन मैंने ड्रॉ की हुई ये लाइन आपको मिलेगी, दैट मीन्स कंडक्टर ये है मेरे पास में। अब जब इसको आप मैग्नेटिक फील्ड में इस डायरेक्शन के अलॉन्ग लेके जाते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेके जाते हैं, तो ये यहाँ पर कोई एरिया कट नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये कोई भी एरिया को कट नहीं कर रहा है। थिन आपको रिंग दी गई है, इसका मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका वो कंसिडरेबल नहीं है, वो बहुत बहुत बारीक है। इसका मतलब यहाँ पर कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी जीरो। वो जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था इट विल नॉट बी एप्लीकेबल बिकॉज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड लेंथ, यानी कि जो इफेक्टिव लेंथ आपके पास निकल कर आई वो जीरो आएगा। तो ई इंड्यूस जिसमें कितना निकल कर आ जाएगा, जीरो के बराबर निकल कर आ जाएगा। इस जीरो को आप देख भी सकते हैं दूसरे तरीके से कि अगर हम मान लीजिए हम प्रूव करना चाहते हैं कि वैल्यू जीरो किस तरीके से आएगी, तो इसे आप प्रूव इस तरीके से कर सकते हैं कि इसको दो पार्ट से मिलकर बना हुआ माने। इस हाफ रिंग को भी आप दो पार्ट से मिलकर बना हुआ मान लें। एक पार्ट होगा हमारे पास में CE एंड अदर पार्ट विल बी ED।
क्लियर? इस पार्ट के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ मुझे कैलकुलेट करना है। इसके लिए जब आप इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो दिस इफेक्टिव लेंथ विल बी, दो कंपोनेंट इसके आप ले सकते हैं, ये जो लेंथ आएगी इसके दो कंपोनेंट निकल कर आएंगे। वन विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड अदर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो कि इधर निकल कर आएगा। अब ये वाला जो कंपोनेंट है जो हमने डॉटेड बनाया ये काम में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो आप देख सकते हैं ऊपर वाला ही केस यहाँ पे बनेगा। इसके लिए अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस सीई अगर निकालता हूं तो इट विल बी वी बी, और इफेक्टिव लेंथ अगर आप इसके लिए देखें तो कितनी निकल कर आएगी, आर निकल कर आएगी। इट विल बी इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द गिवन सेक्शन। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, आर। इसका रिप्रेजेंटेशन अगर आप करें कि सर्किट में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, तो इट विल बी लाइक दैट, इंटरनल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल जो होगा इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, दैट इज C and this is E. Clear? Now सेम तरीका अप्लाई करेंगे हम दूसरे वाले सेक्शन के लिए, और इस दूसरे वाले सेक्शन को जब आप इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए भी सभी चीज़ें सेम एप्लीकेबल होगी। जो डॉटेड होगा ये इसकी इफेक्टिव लेंथ होगी। इस इफेक्टिव लेंथ का वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा जो कि ऑब्वियसली आर के बराबर होगी इसकी लेंथ, पिछले केस में भी आर के बराबर थी। और एक कंपोनेंट इसका आएगा, डॉटेड से ही हम देख लें इसको, तो एक कंपोनेंट जो दूसरा निकल कर आएगा इट विल बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो इसके लिए जब आप बनाएंगे कि साहब इसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, तो ये कौन कौन से टर्मिनल के बीच में निकल के आएगा। पहली बात तो डी और ई के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू अगर आप इसके लिए निकालें सेकंड केस में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन टर्मिनल डी ई ये निकल के आएगा वी बी आर, प्लस माइनस फिर से एज इट इज। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है, तो ये ऐड कर दीजिए। अब आपको निकालना क्या था, सी और डी के बीच में जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना था। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन सी डी अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। किस तरीके से करेंगे, मैं केवीएल लगा रहा हूं गिवन लूप के लिए। इस गिवन लूप के लिए अप्लाइंग केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो केवीएल लगाएं तो वीसी माइनस ई सीई, आगे चलते हैं, प्लस ई डीई एंड फाइनली वीडी। तो आप देख सकते हैं कि ई सीई और ई डीई मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है। वैल्यू आप चाहें तो पुट कर दें, वी बी आर दिस इज माइनस प्लस वी बी आर इज इक्वल्स टू वी डी। तो आप देखेंगे ये वी बी आर से वी बी आर कैंसिल होगा और वी सी माइनस वी डी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज ई सी डी। तो ई सी टर्मिनल जो आपको दिए गए थे, सी डी टर्मिनल, सॉरी ई सी नहीं, सी डी टर्मिनल्स, इन दोनों के बीच में जो लास्ट डिस्कशन से हमने डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख दिया था कि ई इंड्यूस जो निकल कर आएगा सी डी टर्मिनल के बीच में, इट मस्ट बी जीरो एंड दिस इज एक्चुअली जीरो। दो मेथड से हमने इसको देखा, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, इफेक्टिव लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिख सकते हैं, और इसको जब आपने दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करके इसकी वैल्यू लिखी तो उसको भी हम कर सकते हैं। ड्रॉ करेंगे इसे, लास्ट पार्ट इसका भी बचा हुआ है, क्लियर है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रिंग, बी वाले पोर्शन के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। तो बी वाले पोर्शन की अगर हम बात करते हैं कि पूरी की पूरी रिंग में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखें इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये जो हाफ ऑफ द रिंग हमने नीचे की तरफ माना हुआ है, आप ऊपर की तरफ वाली भी रिंग मान लीजिए। जब ऊपर की तरफ की रिंग भी हम कंसिडर करते हैं तो कितना निकल कर आएगा, अगर इस नीचे वाली रिंग में टोटल ईएमएफ इंड्यूस सीडी के अक्रॉस जीरो निकल कर आया है, तो ऊपर वाली रिंग में भी सीडी के अक्रॉस टोटल इंड्यूस ईएमएफ कितना निकल कर आ जाएगा, जीरो निकल कर आ जाएगा। और जीरो को जब हम ऐड करते हैं तो जीरो ही आता है, यानी कि पूरी रिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जीरो आएगी।
ये बात हुई सी डी के अक्रॉस वाले मेथड से। आप इधर आ जाएं, ए बी के अक्रॉस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं हमें तो ए बी वाले मेथड से करना है, तो मत कीजिए आप सी डी वाले मेथड से। ए बी मेथड पे अगर मैं चलूँ, ए बी के अक्रॉस अगर हमने निकाला है तो ये रिंग कंफर्म हो जाएगी, यहाँ से रिंग बन चुकी है। इस हाफ ऑफ द रिंग यानी कि इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल कर आता है इट इज 2VBR। क्लियर है? तो इस हाफ ऑफ द रिंग की वजह से जो डॉटेड हमने कंसिडर की है, जो एक्चुअल में यहाँ नहीं है, इसकी वजह से जब आप इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो भी मैग्नीट्यूड में कितना निकल कर आएगा, 2VBR निकल कर आ जाएगा। लेकिन जो मेथड हमने यहाँ पर लगाया था, जब आप इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में KVL लगाते हैं, दोनों का डायरेक्शन क्योंकि सेम रहेगा और दोनों का डायरेक्शन जब सेम रहेगा तो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल करने वाली है। जैसे हमने यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट किया था C और D के बीच में, एक टर्मिनल हमने बीच में माना था, CE और ED को हमने ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन आपकी बनी थी, डायग्राम से आपने इक्वेशन बनाई, हमने देखा था कि ये वाली बैटरी इस बैटरी को खत्म कर देगी, इसको कैंसिल कर देगी। यही चीज जब आप इन दोनों इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए इस हाफ ऑफ द पार्ट में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे, इस हाफ ऑफ द पार्ट में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे और उनका जब दोनों का एडिशन करेंगे तो आप देखेंगे वो दोनों वैल्यूज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। दैट मीन्स पूरे रिंग में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ जो निकल कर आएगा, इट विल बी 0। इतना कुछ कैलकुलेशन हमने किया, लेकिन आप अगर इसको चाहें तो डायरेक्ट देखकर भी हम इसको आंसर दे सकते हैं कि यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 ही आना चाहिए था, जो कि 0 आया भी है। किस तरीके से? एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया गया है, इसमें एक रिंग है जो येलो कलर से मैंने शो की हुई है ABCD। इसको जब आप किसी भी v वेलोसिटी से चलाते हैं किसी भी डायरेक्शन में, फिलहाल मैंने इस डायरेक्शन में चला रखा है, इसको मैं v वेलोसिटी यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको जब आप मूव कराएंगे तो क्या इस रिंग से निकलने वाला फ्लक्स यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी? जी नहीं। इस रिंग से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट इज फ्लक्स चेंज नहीं होगा। और जैसा कि आपको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ सबसे बेसिक फॉर्मूला जो होता है इज इक्वल्स टू -d∅dt, जो कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होती है। तो अरे यहां तो आप देखें फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है। फ्लक्स अगर चेंज नहीं हो रहा है दैट मीन्स फ्लक्स कांस्टेंट है। फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो d कांस्टेंट बाय dt करेंगे, वैल्यू 0 निकल कर आएगी। दैट मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 आना भी चाहिए था। और वो आपने 2 या हम बोल सकते हैं 3 अलग अलग मेथड से उसको प्रूव भी किया है कि जी हाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना निकल कर आएगा, 0 ही निकल कर आएगा। क्लियर है? नोट करें इसे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अ थिन कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L is rotating with constant angular velocity omega. In the magnetic field as shown in figure. In the यूनिफॉर्म लिख दीजिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर, फाइंड आउट द मोशनल ईएमएफ across the ends of the rod. ठीक है? डायग्राम में दिया हुआ है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले मैं ड्रॉ किए देता हूं। Clear? Now
ये रॉड आपको दी गई है एल लेंथ की, जिसके दो एंड हमें दिए गए ए और बी। तो मैं मान लेता हूं कि ए के अबाउट इसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या किया जा रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा से इसे रोटेट किया जा रहा है। तो होगा क्या कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको ऑब्वियसली कट करेगा। जो एरिया स्वेप्ट बाय द रॉड विल बी कट बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट इज फ्लक्स। तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब दिक्कत यहाँ पे क्या है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए आप फॉर्मूला निकाल चुके हैं कि अगर वेलोसिटी और लेंथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, या यूं बोल लीजिए कि वेलोसिटी मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रही है, तो वहां पर आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए विच इज वीबीएल। क्लियर है? यहां पे हम देखें v सबसे पहली बात लीनियर वेलोसिटी होती है, यहाँ पे लीनियर मोशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं है, यहाँ पे रोटेशनल मोशन है। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि v को तो ठीक है हम v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर से रिप्रेजेंट कर देंगे कि v इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा आर। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे हमारे पास आ गया, लेकिन v जो है आप देख रहे हैं कि r का फंक्शन है, दैट इज जो यहाँ पे एक्सिस है, एक्सिस से उस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस है, वो बार बार चेंज हो रहा है। और जब ये बार बार चेंज होगा दैट इज वेलोसिटी बार बार चेंज होगी। और वेलोसिटी अगर हर एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए आप बोलें या हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आप बोलें तो दिस विल बी चेंज, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत आने वाली है। दिक्कत क्यों आई वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि आर यहाँ पर चेंज होगा, आर अगर चेंज होगा तो वी चेंज होगा, वी चेंज होगा तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में v की वैल्यू वेरिएबल है ना कि कांस्टेंट है। तो इसको आपको इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा, यानी कि एक छोटा सा सबसे पहले एलिमेंट मुझे कंसीडर करना पड़ेगा, उस एलिमेंट के मोशन की वजह से उस एलिमेंट के अक्रॉस मुझे सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना पड़ेगा, देन मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा और उसकी हेल्प से आपको पूरी रॉड के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक एलिमेंट कंसीडर किया dx लेंथ का, क्लियर है, जो कि यहां से x डिस्टेंस अवे, x डिस्टेंस अवे dx लेंथ का अगर आप एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v हम अगर माने तो वेलोसिटी ऑफ द एलिमेंट कंसीडर्ड एट ए डिस्टेंस x, velocity of the element considered v will be omega x निकल कर आ जाएगा। dx लेंथ का एक एलिमेंट है जो कि v स्पीड से b मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ हम निकाल सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे इसके बाद में इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस एलिमेंट कंसीडर्ड। DE इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी, VBL फॉर्मूला होता है, तो VB dx। क्लियर? यहां पर V की वैल्यू रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो DE छोटा सा जो एलिमेंट बना है उसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल कर आएगा ओमेगा एक्स बी dx। आपको पूरी की पूरी रॉड में जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट मीन्स छोटे छोटे एलिमेंट्स के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ को जोड़ दीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली सीरीज में होंगे। ओमेगा एक्स dx, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट एक्स की आएगी, एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी यहाँ पे 0 और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर होगी एल के बराबर, विच इज द लेंथ ऑफ रॉड। तो ई को आप लिख सकते हैं ओमेगा कांस्टेंट होगा, एक्स यहाँ पे बी भी हमने नहीं लिखा है, बी हमने मिस कर दिया, एक बार इसको दोबारा देखें, ओमेगा एक्स बी dx। कांस्टेंट टर्म्स को बाहर लेने तो ओमेगा और बी कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा एक्स dx फ्रॉम 0 to L। इंटीग्रेट करें इसे तो x²/2, लिमिट पुट कर दें 0 से L तक, तो आप देखेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द टर्मिनल A एंड B विल बी
ये बी होगा यहाँ पे, दिस इज मिस्टेक सीन, आप देख लें एक बार, क्लियर है, ओमेगा बी। एक्स का इंटीग्रेशन किया हमने एक्स के रेस्पेक्ट में, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स पुट कर दें यहाँ पे, तो लिमिट जब आप पुट करेंगे तो ओमेगा बी बाई 2 को बाहर ले दें, एल स्क्वायर माइनस 0, सो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर विल बी द टोटल EMF induced across the ends of the rod, A और B के अक्रॉस इंड्यूस्ड EMF की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर आ जाएगी। और इसको काफ़ी बार हम ऑलरेडी प्रूव भी कर चुके हैं, इसको हमने एक दूसरे मेथड से पहले प्रूव भी किया हुआ है, जो बेसिक मेथड था कि फ्लक्स को कट कर रही थी वहाँ पे रॉड, ओमेगा कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटीज है, ये यहाँ पे निकल जाएगा। डायरेक्शन की अगर हम बात करें कि डायरेक्शन किस तरीके से होगा, तो डायरेक्शन भी हम काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल आप इस पे लगा सकते हैं। तो इस एलिमेंट के लिए अगर मैं बात करूं एलिमेंट की मोशन की, तो वेलोसिटी इसमें इस तरफ है, जो एरो आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर से, इस डायरेक्शन में हमको थंब रखना है, बिकॉज वेलोसिटी यानी मोशन के डायरेक्शन में थंब होगा। फिंगर आपको रखनी है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जो 4 फिंगर है इट विल बी डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। सो इस तरीके से हमको देखना पड़ेगा। तो आप देखें इस तरीके से मुझे रखना होगा, ये थंब जा रहा है ये येलो वाले वेक्टर के डायरेक्शन में, दैट इज मोशन के डायरेक्शन में, 4 फिंगर मेरी अंदर की तरफ जा रही है जो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मिडिल फिंगर इस तरीके से आ रही है नीचे की तरफ, यानी कि करंट इसमें इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ फ्लो करेगा। और करंट अगर इस तरीके से फ्लो करेगा, दैट इज बैटरी का पॉजिटिव जो टर्मिनल है, बैटरी का पॉजिटिव एंड हमेशा करंट के निकलने वाले डायरेक्शन में होगा, या यूं बोले ये करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। इसका अगर सर्किट में आपको बताना हो तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एंड और बी एंड, और जो ई निकल कर आया है ई ए बी, इट इज हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। क्लियर है, नोट करें इसे। इसी में एक छोटी सी वेरिएशन हम देखें कि एंड ए के अबाउट इसको रॉड को रोटेट ना किया गया हो और किसी दूसरे एक रैंडम पॉइंट के अबाउट अगर हम इसे रोटेट करते हैं, फिर क्या क्या वेरिएशन आ सकती है उस पर एक बार हम बात करें। इस क्वेश्चन को मैं यहां से नहीं हटा रहा हूं क्योंकि यही क्वेश्चन बेसिकली सेम है, बस जिस पॉइंट पे हमने हिंज किया है जिस इस गिवन रॉड को, वो पॉइंट की पोजीशन में थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ जस्ट एक वेरिएशन को समझने के लिए। तो हम मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उसी तरीके से होगा वर्टिकल इनवर्ट डायरेक्शन में, ये रॉड हमें दी गई है, आपके बार इस पॉइंट के अबाउट हमने इसको हिंज किया, दिस इज द रॉड ए बी, और इस सी पॉइंट के अबाउट हमने इसको हिंज किया है। लेंथ का जो रिलेशन आपको दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है कि लेट्स से ए सी हमें आपकी बार L/4 दी गई है और सी बी जो लेंथ है वो 3L/4 दी गई। तो टोटल लेंथ ऑफ द रॉड जो है AC प्लस CB, ये L के बराबर। क्लियर है, तरीका सेम रहने वाला है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले देखें AC के अक्रॉस इंड्यूस्ड EMF पहले निकाल दूं, CB के अक्रॉस इंड्यूस्ड EMF निकाल दूं और उनको सिंपली ऐड कर दूं। ऐड इसको डायरेक्टली मत कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम यहाँ पे आपको आ सकती है। इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं कि मान लीजिए एक रॉड है, इसकी लेंथ हम कितनी मान लें, 3L/4 मान लीजिए। ये कौन सा वाला पार्ट है, बेसिकली CB वाला पार्ट मैंने यहां पे बनाया है। क्लियर है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, आप इसको रोटेट करा रहे हैं, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ओमेगा से। तो इस पार्ट को जो आप रिप्रेजेंट करेंगे इट विल बी लाइक दिस। अभी हम स्टडी करके आए,
तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल कर आएगा अक्रॉस टर्मिनल्स ए बी, ए बी जो निकल कर आएगा वो ए सी और सी बी का एडिशन होगा। इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। सी बी में जब आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला, इट विल बी लाइक हाफ बी ओमेगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स क्या है यहां पर? लेंथ ऑफ द रॉड, और लेंथ कितनी है? 3L/4 का स्क्वायर। क्लियर है? कितना निकल कर आएगा इसको कैलकुलेट करते हैं। ई अक्रॉस सी बी, इट विल गिव यू हाफ बी ओमेगा, दिस इज 9L/16। ओके, नाउ इक्वेशन 1 से डाल दीजिए। डायरेक्शन पे ध्यान रखिएगा, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है। अब ये जो रॉड थी, पूरी की पूरी रॉड सी बी पार्ट को मैंने कंसिडर कर लिया है। अब आप एक बार सी ए पार्ट के बारे में सोचें, तो जब हम सी ए पार्ट के बारे में सोचेंगे तो ये डायग्राम यहां पे इस तरीके से आएगा। दिस इज सी, दिस इज ए, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यहां पे रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वहां भी था, इधर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। अब इसके लिए जब आप देखेंगे तो इसका डायरेक्शन जो निकल कर आएगा किस तरीके से होगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली अंदर की तरफ ही, उसी वाले डायरेक्शन को, उसी वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पे दो पार्ट्स में कर रहे हैं, बस इतना सा डिफरेंस होगा। ठीक है, क्लियर है? नाउ 4 फिंगर होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, यानी कि अंदर की तरफ होगी। मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर इस तरीके से होगा। तो कंडक्टर जैसा कि नीचे की तरफ आ रहा है तो थंब नीचे की तरफ रहना चाहिए। तो अब जो मेरी मिडिल फिंगर जा रही है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, आगे की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, इसका डायरेक्शन आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। डायरेक्शन हम बना चुके हैं। इसके लिए अगर वैल्यू की बात करूं, इसके मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस ए सी विल बी हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर। एल मतलब होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ कितनी है यहाँ पर? L/4 का स्क्वायर कर दें तो ये वैल्यू आपको मिलेगी हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर बाय 16। क्लियर? दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2। अब जैसा कि हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि आपको जो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है वो अक्रॉस ए बी निकालना है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस ए बी, it will be EAB will be addition of AC and CB। डायरेक्शन आप देखें ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। CB के लिए जो डायरेक्शन आपने बनाया, पॉजिटिव टर्मिनल आपको लेफ्ट में लेना पड़ा है क्योंकि ये हमने राइट हैंड रूल से लिया है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। इसको मन से नहीं ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मोशन ही आएगा। और इसके लिए आप देखेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल प्लस में आया, दैट इज माइनस यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। दिस वैल्यूज विल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर। हाई वैल्यू किसकी है इसमें आप देखें CB के अक्रॉस, तो इसको मैं पहले ले लेता हूँ। तो हाफ बी ओमेगा 9L/16 माइनस हाफ बी ओमेगा L/16 निकल कर आएगा। सबसेट करें, हाफ बी ओमेगा L² कॉमन आएगा, 9/16 माइनस 1/16, तो इट विल बी 8/16। वैल्यू जो आपको मिलेगी ये होगी 1/2 बी ओमेगा L² 8/16। और आप चाहें इसे तो कैंसिल यहाँ पे कर सकते हैं, तो 8 से ही 2 टाइम्स कैंसिल होगा 16। तो फाइनल आंसर जो हमें मिलता है इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस टर्मिनल ए बी, इट विल बी हाफ बी ओमेगा L² और अपॉन में 2 आएगा यहाँ पे, जो 2 बचा हुआ है, 8 से 16 कैंसिल हुआ है 2 टाइम्स, इसको आप 4 कर दीजिए।
तो ये तो एक तरीका हुआ यहाँ पे ए बी के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करने का। यहाँ पे फिर से हमने किया क्या है, इस रॉड को दो अलग अलग पार्ट्स से मिलके बना हुआ माना है। एक पार्ट आपने लिया है AC और दूसरा पार्ट आपने लिया है CB। AC के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने पहले निकाला, दूसरे पार्ट पे आपने CB के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला। दोनों को अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन जो कि अपोजिट थे, इनको हमने ऐड किया, जिसकी हेल्प से आप इंड्यूस्ड ईएमएफ टोटल जो नेट निकाल सके हैं AB के अक्रॉस। इसको आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान बस हमें किस चीज का रखना होगा, यहाँ पे लिमिट्स का, जो लिमिट्स आपने अप्लाई की है उसका आप ध्यान रखें, तो डायरेक्टली भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से वो एक बार देखें। इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस टर्मिनल AB, EAB आपको जो कैलकुलेट करना है, ये इंटीग्रेशन ऑफ एक छोटा सा एलिमेंट जो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। पिछला वाला जो मेथड आपने देखा था, वहाँ पे हमने देखा कि स्मॉल जो एलिमेंट हमने माना है उसके अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल कर आया है, इट वॉज B ओमेगा x dx। अगर ये x डिस्टेंस अवे एक स्मॉल एलिमेंट आपने कंसिडर किया dx लेंथ का, तो इसके अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल के आया था, इट वाज B ओमेगा x dx। इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। लिमिट्स अब हमें ध्यान रखनी होगी। इस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, यहीं से हमने रेफरेंस माना है, डिस्टेंसेस हमने यहां से लिए। तो एक साइड के डिस्टेंस अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरे साइड के डिस्टेंस आपको नेगेटिव लेने पड़ेंगे। दैट मीन्स लिमिट यहाँ पे आएगी -L/4 से +3L/4 तक। कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लें, B ओमेगा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन विल बी x²/2 -L/4 टू 3L/4। 2 को फिर से बाहर ले लें, B ओमेगा/2, दिस विल बी 3L - 4 का होल स्क्वायर माइनस L/4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट टर्म पे जो इक्वेशन बनी थी, यहाँ पर भी वही इक्वेशन हमारे पास में फॉर्म होगी और इट विल बी लाइक B ओमेगा/4 L²। तो हम देखेंगे दोनों मेथड से आंसर जो है हमारे पास में वो सेम ही निकल कर आएगा। क्लियर है? नोट करेंगे सर।